have discussed about the cerebral angiography. So the first question is, which of the following is true regarding digital subtraction angiography? It eliminates the need for contrast agents. It required background subtraction to enhance vascular visualization. It is less sensitive than conventional angiography for detecting small aneurysm. It uses ultrasound for real time imaging. सबसे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है. डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लोरोस्कोपी. एक तरह की फ्लोरोस्कोपी होती है जिसके अंदर हम दो इमेजेस लेते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं मास्क इमेज और दूसरी हम लेते हैं कॉन्ट्रास्ट इमेज. जो मास्क इमेज होती है वो नॉर्मल एनाटॉमिकल इमेज होती है और जो कॉन्ट्रास्ट इमेज होती है उसके अंदर वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करके इमेजेस ली जाती है यूजिंग दी फ्लोरोस्कोपी. एंड दी थर्ड इमेज होती है जिसके अंदर से हम कॉन्ट्रास्ट इमेज में से मास्क इमेज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. मीनिंग की जो कॉन्ट्रास्ट इमेज होती है उसके अंदर हमें वेसल्स विजुलाइज हो रही होती है, साथ में बैकग्राउंड भी होता है. बट मास्क इमेज के अंदर हमें नॉर्मल वेसल्स विजुलाइज होती है विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड बैकग्राउंड भी होता है. तो कॉन्ट्रास्ट इमेज में से जब हम मास्क इमेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो केवल जो हमें विजुलाइज होती है वो होती है हमें वेसल्स विद दी कॉन्ट्रास्ट. जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. ये नॉर्मल एनाटॉमिकल इमेज है जिसके अंदर हमें ये जो कोई भी टिश्यू का पार्ट है जिसके अंदर ये वेसल है, ये वेसल विजुअलाइज हो रही है. साथ में हमें जो बैकग्राउंड टिश्यू है वो भी हमें दिखाई देगा. ये है हमारी, लेट्स से कि ये है हमारी मास्क इमेज. फिर हम लेंगे कॉन्ट्रास्ट इमेज. कॉन्ट्रास्ट इमेज के अंदर जो होगा हम वेसल्स के अंदर जो है कॉन्ट्रास्ट फिल करेंगे. लाइक इफ़ दिस इज़ अ कॉन्ट्रास्ट फिल्ड इन दी वेसल एंड साथ में इसके बैकग्राउंड इमेज भी आएगी. दिस इज़ द बैकग्राउंड इमेज, दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट इमेज एंड दिस इज़ द मास्क इमेज. अगर हम कॉन्ट्रास्ट इमेज में से मास्क इमेज को माइनस कर दें, कॉन्ट्रास्ट में से मास्क इमेज को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो हमारे पास इमेज आएगी फाइनली वो आएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से वेसल की इमेज, जिसके अंदर सिर्फ हमें वेसल के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा. ये हो गया हमारी कॉन्ट्रास्ट माइनस मास्क इमेज. और जो बैकग्राउंड टिश्यू जो था, जो हमारा ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड टिश्यू था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो ये होती है हमारी डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से ट्रू कौन सा है डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी के लिए. तो इसके अंदर क्या होता है कि बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है हमें विजुअलाइजेशन के लिए, वेस्कुलर विजुअलाइजेशन के लिए. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट रिक्वायर्स बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन टू एनहेंस वेस्कुलर विजुअलाइजेशन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच सीक्वेंस इन MRI कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू सेरेब्रल एंजियोग्राफी. MRI का कौन सा सीक्वेंस है जो कि हमें सेरेब्रल एंजियोग्राफी की इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन देता है. T1 वेटेड, T2 वेटेड, टाइम ऑफ फ्लाइट MRI और डिफ्यूज़न वेटेड इमेजिंग. जो T1 वेटेड इमेजेस होती है यूजुअली इनको एनाटमी को विजुअलाइज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है. जो T1 वेटेड इमेजेस होती है इसके अंदर हम शॉर्ट TR एंड शॉर्ट TE का यूज़ करते हैं. जो T2 वेटेड इमेजेस होती है इनको मेनली पैथोलॉजी को देखने के लिए विजुअलाइज किया जाता है, क्योंकि जो T2 वेटेड इमेजेस होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमें ब्राइट अपीयर होता है. और जो मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजीज होती है उनके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है और जिसकी वजह से इजीली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें ब्राइट अपीयर होगा. और T2 वेटेड इमेजेस के अंदर हम लॉन्ग TR एंड लॉन्ग TE का यूज़ करते हैं. TR रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ रिपीटेशन एंड TE इज़ द टाइम ऑफ ईको. थर्ड पॉइंट इज टाइम ऑफ फ्लाइट MRI. जो हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी होती है उसके अंदर दो तरीके से हम इमेजेस लेते हैं. दो टेक्निक्स होती है, एक होती है हमारी कॉन्ट्रास्ट टेक्निक और एक होती है हमारी नॉन कॉन्ट्रास्ट MRI. एक होता है कॉन्ट्रास्ट MRI जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करके एंजियोग्राफी करते हैं, और नॉन कॉन्ट्रास्ट MRI जिसके अंदर हम विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं. जो नॉन कॉन्ट्रास्ट MRI होता है उसके अंदर भी फर्दर 2 टेक्निक्स होती है. एक होती है टाइम ऑफ फ्लाइट MRI, एक होती है फेज कॉन्ट्रास्ट MRI. यहाँ पे हमसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट MRI के बारे में. जो टाइम ऑफ फ्लाइट MRI होता है उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट MRI के अंदर जो यूजुअली टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है हमारी, इसके अंदर हम GRE सीक्वेंस का यूज़ करते हैं. ग्रेडियंट इको सीक्वेंस का मेनली यूज़ किया जाता है. और जो TR होता है टाइम ऑफ रिपीटेशन होता है उसको लेस
TR की वैल्यू जो होती है वो लेस रखी जाती है इसके अंदर। सो क्वेश्चन जो टेक्निक होती है जो कि इक्विवेलेंट होती है सेरेब्रल एंजियोग्राफी के, वो होती है हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट MRI। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग होती है इसके अंदर जो डिफ्यूजन, सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या है। डिफ्यूजन का मतलब होता है रैंडम मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं रैंडम मूवमेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, इनका मेजरमेंट करके हम ये जो है इमेजिंग को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर मेनली EPI इकोप्लेनर इमेजिंग सीक्वेंस होता है, उसको यूज़ किया जाता है विद द इनफाइनाइट T2 का यूज़ करके। इकोप्लेनर इमेजिंग के अंदर हम सिंगल TR के अंदर मल्टीपल पल्सेस देते हैं इमेजिंग के लिए। और जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग होती है इसके अंदर 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होती है हमारी B वैल्यू और एक होती है हमारी ADC वैल्यू। एक होती है हमारी B वैल्यू और एक होती है हमारी ADC वैल्यू। जो B वैल्यू होती है वो हमें बताती है किसके बारे में, डिफ्यूजन वेटिंग के बारे में। डिफ्यूजन वेटिंग के बारे में हमें बताती है B वैल्यू। और एक कंसेप्ट होता है हमारा ADC। ADC वैल्यू जो होती है वो B वैल्यू से ही हम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। जो जब हम MRI के बारे में पढ़ेंगे, MRI की जब क्लासेस आएगी तो उसके अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेरेब्रल एंजियोग्राफी इज मोस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिंग विच ऑफ द कंडीशंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंट्रावेस्कुलर स्टेनोसिस, पार्किंसंस डिजीज एंड हाइड्रोसेफेलस। जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी होती है हम ब्रेन की वेसल्स के लिए इनको परफॉर्म करते हैं। ब्रेन की वेसल्स के लिए परफॉर्म करेंगे तो मेनली जो है वेसल से रिलेटेड होगा। तो इसको जो है हम किसके लिए, इन सारी कंडीशंस में से हम इसको परफॉर्म करते हैं इंट्राक्रैनियल स्टेनोसिस के लिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है अटैक करने लग जाता है माइलिन शीथ के ऊपर। जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती है, उनके ऊपर जो है वो माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उस माइलिन शीथ को वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन, जिसके लिए हम MRI को यूजुअली परफॉर्म करते हैं। दूसरा एक पॉइंट है इसके अंदर पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ जो है न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। पार्किंसन डिजीज़ क्या है? न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है? डोपामीन के लॉस की वजह से। डोपामीन का लॉस होने की वजह से जो है पार्किंसंस डिजीज़ मेनली कॉज होती है। एंड जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है इसको डायग्नोज करने के लिए या तो हम MRI परफॉर्म करते हैं, या फिर एक और टेक्निक होती है डेट स्कैन। डेट स्कैन का मतलब है डोपामीन ट्रांसपोर्टर इमेजिंग होती है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए। और एक हमारा ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस कुछ नहीं होता, जब CSF जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर, उसकी वजह से क्या कॉज होता है? हाइड्रोसेफेलस, जिसकी वजह से जो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? मोस्ट यूजफुल किसके लिए होगा इनमें से सेरेब्रल एंजियोग्राफी? तो इसका होगा इंट्राक्रैनियल वेस्कुलर स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल वेसल होती है उसके अंदर जो है इस तरीके से स्टेनोसिस हो गया, ब्लॉक जो है वो वेसल जो है वो नैरो हो गई। इसी कंडीशन को हम स्टेनोसिस बोलते हैं, जिसको हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी से डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द इवैल्यूएशन ऑफ अ सस्पेक्टेड ड्यूरल आर्टरियोवेनस फिस्टुला विच फेज ऑफ सेरेब्रल एंजियोग्राफी इज मोस्ट क्रिटिकल? ड्यूरल आर्टरियोवेनस फिस्टुला के लिए कौन सा फेज सबसे क्रिटिकल होगा सेरेब्रल एंजियोग्राफी में? जब हम एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट फेज होते हैं, आर्टरियल फेज, वीनस फेज, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट फेज। ड्यूरल एंजियोग्राफी के लिए जो सबसे क्रिटिकल फेज होता है वो होता है वीनस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच cerebrovascular condition is best visualized with a 3-dimensional rotation angiography? ब्रेन एन्यूरिज्म, इस्चेमिक स्ट्रोक, सेरेब्रल एब्सिस और ट्यूमर मेटास्टेसिस। 3-डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी से जो हम बेस्ट विजुलाइज कर सकते हैं वो होगी हमारी ब्रेन एन्यूरिज्म। ब्रेन एन्यूरिज्म कंडीशन को हम जो है 3-डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी से बेस्ट विजुलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सेरेब्रल एंजियोग्राफी। कौन सा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा सेरेब्रल एंजियोग्राफी का? क्लोस्ट्रोफोबिया, सीवियर आयोडीन एलर्जी, माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी होती है इसके सेवरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं लाइक प्रेगनेंसी, सीवियर आयोडीन एलर्जी, पेशेंट को अगर एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, तो अगर पेशेंट को कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उस कंडीशन में, कोई रीनल इम्पेयरमेंट है उस कंडीशन में हम परफॉर्म नहीं करेंगे। बट हमसे पूछे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा? सीवियर आयोडीन एलर्जी। अगर पेशेंट को सीवियर आयोडीन से एलर्जी तो उस कंडीशन में हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म नहीं करेंगे। क्लोस्ट्रोफोबिया जो होता है एमआरआई का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है कि पेशेंट जो है उसको क्लोज्ड जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्लोज कंडीशन के अंदर पेशेंट को नॉर्मल फील नहीं होता, दैट कंडीशन इज द क्लोस्ट्रोफोबिया। उन कंडीशंस में हम ओपन एमआरआई को परफॉर्म करते हैं। माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट एंड पेरिफेरल नेचुरोपैथी और ऑल्सो दी कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट क्वेश्चन में हमसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है तो वो होगा सीवियर आयोडीन एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर आर्टेरियल डिसेक्शन फॉलोइंग सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है आर्टेरियल डिसेक्शन के लिए? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी के बाद जो हम आर्टेरियल डिसेक्शन के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है उससे अराइज होती है। सब क्लेवियन आर्टरी क्या होती है? जो आर्च ऑफ अयोटा होता है उससे 3 ब्रांचेज अराइज होती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ये जो ब्रेकियोसेफेलिक है ये फर्दर डिवाइड करता है राइट कॉमन कैरोटिड एंड द राइट सबक्लेवियन। ये जो सबक्लेवियन होती है उससे जो है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी अराइज होती है, जो कि लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरीज मिलकर आके वेसिलर आर्टरी बनाती है और मेनली जो ब्रेन का पोस्टीरियर सर्कुलेशन होता है उस पोस्टीरियर सर्कुलेशन के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का जो फर्दर डिवीजन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो उसकी ये ब्रांच होती है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो फर्दर डिवाइड होती है मिडल सेरेब्रल में एंड दी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। इसके अंदर हमसे पूछा है आर्टरियल डिसेक्शन के लिए, तो उसका आंसर होगा हमारा वर्टिब्रल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following complication is least likely during cerebral angiography? एम्बोलिक स्ट्रोक, रीनल फेलियर, वैसोस्पास्म और सबड्यूरल हीमाटोमा। इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा जो जिसके होने की संभावना सबसे कम है सेरेब्रल एंजियोग्राफी के दौरान? लीस्ट लाइकली, सबसे कम संभावना है उसकी सेरेब्रल एंजियोग्राफी के दौरान। एम्बोलिक स्ट्रोक, रीनल फेलियर, वैसोस्पास्म और सबड्यूरल हीमाटोमा। इसमें से सबसे कम होने की जो संभावना है सेरेब्रल एंजियोग्राफी के दौरान वो होगी सब हीमेटोमा। एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है, रीनल फेलियर भी हो सकता है, वैसोस्पास्म भी हो सकता है, बट इनमें से जो सबसे बेस्ट आंसर होगा लीस्ट लाइकली के लिए वो होगा सब ड्यूरल हीमेटोमा। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेप इज क्रूशियल टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एम्बोलाइजेशन ड्यूरिंग सेरेब्रल एंजियोग्राफी? सेरेब्रल एंजियोग्राफी के अंदर एम्बोलाइजेशन का फॉर्मेशन ना हो उसके लिए सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है? एम्बोलाइजेशन क्या होता है कि जब जो वेसल है उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कोई भी वेसल है, वेसल की वॉल अगर डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से, गाइड वायर से, कैथेटर से और किसी दूसरे रीजन्स की वजह से, तो वो जो है वो थ्रोम्बोजेनिक एजेंट्स को रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। और अगर वो थ्रोम्बस जो है वो वॉल से रिलीज होकर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करे तो वो वेसल को क्या कर सकता है? ऑक्लूड कर सकता है, वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो उसको ऑक्लूड कर सकता है। तो ये क्या बनाता है? ये जो वेसल से थ्रोम्बस अलग हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्बोलस बोलते हैं। तो क्रूशियल स्टेप क्या होता है? एम्बोलाइजेशन ना हो, ये जो एम्बोलस है, एम्बोलाइजेशन का प्रोसेस है, ये ना हो सेरेब्रल एंजियोग्राफी के दौरान। यूजिंग अ लार्ज कैथेटर डायमीटर, एडमिनिस्ट्रिंग हेपेरिन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मिनिमाइजिंग फ्लोरोस्कोपी टाइम, अवॉइडिंग आर्टेरियल एक्सेस इन द फीमोरल आर्टरी। ये जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी देर में हेपेरिन सॉल्यूशन जो है कैथेटर के अंदर डालते रहते हैं ताकि जो ये हेपेरिन है ये क्या होता है? एंटीकोआगुलेंट होता है जिससे कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रिंग हेपेरिन ड्यूरिंग द प्रोसीजर के दौरान कैथेटर में हम क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं हेपेरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
विच इज़ द बेस्ट इमेजिंग मेथड टू मॉनिटर कैथेटर प्लेसमेंट ड्यूरिंग सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी के दौरान जो कैथेटर प्लेसमेंट किया जाता है यूजिंग दी सेल्डिंगर टेक्निक। सेल्डिंगर टेक्निक जो है मोस्ट कॉमन टेक्निक है फॉर दी कैथेटराइजेशन। तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है कैथेटर प्लेसमेंट के लिए? फ्लोरोस्कोपी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। जो बेस्ट मेथड होता है ड्यूरिंग सेरेब्रल एंजियोग्राफी वो होता है फ्लोरोस्कोपी। अंडर फ्लोरोस्कोपी हम क्या परफॉर्म करते हैं? कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं। सो ऑल दीज आर द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस आते रहेंगे, उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है उसका नाम है दी रेडियोलॉजी रूम। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।